हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के लास्ट टॉपिक पे हमने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन किया था कि ब्रिटिश एरा में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। छोटा डिस्कशन था। इसमें के बाद हम थोड़ा और डिस्कशन करते हैं कि आज़ादी से पहले यानी ब्रिटिश एरा यानी जिस वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पे थी 1957 से 47 के बीच तक, उस वक्त इंडियन इकोनॉमी के क्या हालात थे, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था उस जमाने में, उसके ऊपर बात करेंगे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी तीन चीज़ों पे हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। आप में से जितने लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पे इंडियन इकोनॉमी अभी हमने स्टार्ट किया, इससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। चलिए आ जाते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एक बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी थी उस ज़माने में। एक तरीके से अगर हम बात करें तो उस ज़माने में कुछ भी नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये था कि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, और क्योंकि हम जो हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो कि रूलर जो थे, वो रूलर बहुत ही ज़्यादा बिजनेस मेंटालिटी के थे। उनका पब्लिक की हेल्थ और पब्लिक के एजुकेशन और तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता था। एट द एंड ऑफ द डे उनके लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये रहता था कि क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है, उस पर ज़्यादा उनका फोकस होता था। तो एजुकेशन, हेल्थ और ये तमाम सेक्टर्स पे वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। इसी वजह से रोटी, कपड़ा, मकान जैसी तीन बेसिक चीज़ों की बड़ी क्राइसिस थी उस ज़माने में। अच्छा, सेकेंड चीज़ पे आ जाए अगर हम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी प्रॉब्लम थी। अब देखिए, दो तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो सोशल में तो हमारा स्कूल आ जाता है, कॉलेज आता है, हॉस्पिटल आता है, इस तरीके की चीज़ें आती है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे रोड है, ब्रिज है, नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, पावर प्रोडक्शन है, इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूँगा तो इसमें एक चीज़ तो दिखती है, यानी अगर हम बात करें तो रेलवे एक ऐसा एरिया था जिस पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी फोकस किया था, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था, और उसको डेवलप करने का अपना बहुत ज़्यादा उस पर हम कह सकते हैं कि फोकस उनका रहा। और उसके पीछे रीज़न भी था, क्योंकि रेलवे ही के थ्रू ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से कह सकते हो कि आप ट्रेड में रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यानी हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ लखनऊ, ठीक है। अब लखनऊ में मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इसको रेलवे की मदद ली जाती थी। रेलवे के मदद से इसको किसी सी इलाके पे पहुँचाया जाता था, जैसे या तो गुजरात पहुँचा दिया जाए, या तो मान लीजिए गोवा पहुँचा दिया जाए, इन एरियाज़ में पहुँचाया जाता था। यहाँ से ये शिप की मदद ली जाती थी, और शिप से इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन वापस भेज दिया जाता था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जिस पे ब्रिटिशर्स काफ़ी फोकस करते थे, और उनको पता था कि इससे हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन किया। देखिए, आज़ादी के टाइम में जो पावर जनरेशन था, यानी पावर प्रोडक्शन था, वो तकरीबन 2100 मेगावाट होता था, और आज बात करें तो 4,09,760 के करीब प्रोडक्शन है। ये मैं 2-3 साल पहले का डेटा आपको बता रहा हूँ जो अवेलेबल है नेट पे। उसके अलावा रेलवे लाइन की बात करूं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है। यानी प्री 1947 की हम बात करें तो, या फिर आज़ादी के टाइम की बात कर ले तो 53,596 किलोमीटर रेलवे लाइन थी, जो कि 67,000 करंट टाइम में पहुंची है। यानी अप्रॉक्सीमेटली 14,000 किलोमीटर्स के चेंजेस। इट्स नॉट अ वेरी गुड चेंज, बहुत बड़ा चेंज कोई देखने को नहीं मिलता है। पक्का रोड की अगर हम बात करें तो 1,55,000 था, और करंट टाइम में 59,97,671 किलोमीटर। बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर यूएस, यानी यूएस के बाद ये जो रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है वह बहुत मैसिव पैमाने में भारत के अंदर हुआ है। अच्छा, उस दौर में अगर हम बात करें तो हमारा जो इंपोर्ट होता था, यानी ये हमारा ब्रिटिश था और ये भारत है, तो ब्रिटेन से बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में सामानों को इंपोर्ट किया जाता था, और एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम था। हमारा जो इंपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, लोग ज़्यादातर जो हैं गांव के ही इलाकों में रहते थे। शहरीकरण कम था, शहरी इलाकों में कम आना होता था उस दौर में। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था
जो कि सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, वो कैसे रोल प्ले करता था। क्योंकि देखिए लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया कि एग्रीकल्चर जो होता था, वो एग्रीकल्चर हमारा दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, एक तो जॉब और दूसरा आप फूड पे अगर हम बात करें, यानी ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर वाज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दोज टाइम। उस दौर में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में कोई चेंजेस नहीं आया था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत कम थी, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। कंप्लीटली एग्रीकल्चर जो थी रेनफॉल पे डिपेंड थी। अगर याद करिए आप लगान मूवी को, जो लास्ट लेक्चर हमने जो पोस्टर भी बनाया था वो कैप्टन रसल का बनाया था और आमिर खान का बनाया था, भुवन का। आपको याद होगा कि उसमें यही होता है कि पानी बारिश नहीं होता है और रूल आ जाता है कि आपको डबल टैक्स पे करना है, तो उसके खिलाफ एक क्रिकेट मैच होता है। यानी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी लो थी क्योंकि टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं था एग्रीकल्चर में, और साथ ही साथ जो हमारा एग्रीकल्चर था वो पूरी तरीके से नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई पर डिपेंड था। दूसरी बात, एग्रीकल्चर में कोई बड़ा चेंज इसलिए नहीं था कि जो भी प्रोडक्टिविटी होती थी वो सेल्फ कंजप्शन के लिए थी। याद रखिएगा, सेल्फ कंजप्शन के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग यही होती है कि एक ऐसी फार्मिंग जिसमें आप जो भी प्रोडक्शन करते हो वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही करते हो। अच्छा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बात कर रखी है कि भाई ब्रिटिशर्स जो होता था उस जमाने में, जो पिरामिड था उस पिरामिड के टॉप पे जो था वो ब्रिटिशर्स बैठता था, मिडिल पे जमींदार होता था और बॉटम में जो होता था वो हमारा किसान हुआ करता था, जो दिन रात मेहनत करता था और एट द एंड ऑफ द डे उसको कुछ भी नहीं मिलता था, बल्कि ये कहा जाए कि बस इतना मिलता था जिससे वो सर्वाइवल उसका किसी तरीके से पॉसिबल होता था। इसमें एक खतरनाक चीज़ हुई थी, क्योंकि हमको ये बात पता है कि उस दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में चल रहा था और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए भारतीय इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी एक फीडर इकोनॉमी के तौर पे काम कर रही थी। भारत से बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चरल इनपुट्स को इन ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा था और उसके लिए ब्रिटिश ने इंडियन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा पुश किया था या फोर्स किया था कि वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ मूव करें। तो शुरुआत में तो ये ठीक ठाक लगा कि भाई एक साथ जो था वो फार्मर्स को पैसा दे दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पैसा तो उनको मिल जाता था, इसमें समस्याएं थी। एक समस्या तो ये थी कि उस पैसे से वो उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को परचेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इमेजिन करिए हम एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती थी, डिमांड बहुत थी, तो पता ये चलता था कि मार्केट से गुड्स एक तरीके से ख़त्म हो जाते थे। अब ख़त्म हो गए तो आप पैसा रख के करोगे क्या, आप उससे सामान तो खरीद नहीं सकते थे। तो ये एक प्रेशर था जैसे इंडिगो, कॉटन, ये तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करने का, बट अल्टीमेटली उस कैच से हमारे फार्मर्स को कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिला। और आप में से बहुत सारे लोगों ने बंगाल फेमाइन के बारे में भी पढ़ा होगा कि बंगाल फेमाइन किस तरीके से आई, बहुत ही मैसिव फेमाइन थी, लाखों लोग उसमें डेथ भी उनकी हो गई थी। लास्ट पॉइंट की तरफ हम यहाँ पे आ जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस करने के बाद जो अगला हमारा जो डिस्कशन है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें अगला क्या था। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो तीसरा जो हमने बात की, यानी हम दो, एक तो हमने डिस्कस किया कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, दूसरा हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका क्या हाल था ब्रिटिशर्स के दौरान, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा था। अब देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि प्री ब्रिटिश एरा में जब मैं बात करता हूं तो प्री ब्रिटिश एरा में हमारा जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हैंडलूम कह लीजिए या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी वो कॉटेज इंडस्ट्री काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी उस दौर में। बट व्हेन द ब्रिटिशर्स स्टार्ट कमिंग इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, और जब ये यहाँ के मास्टर हो गए तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि जो हमारी ब्रिटिश कॉटेज इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इसीलिए जो पहला पॉइंट मैंने लिया वो क्या लिया कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टेट की पॉलिसी थी वो काफ़ी भेदभाव करने वाली थी। अब जैसे भेदभाव का मतलब ये है कि आप इसमें एक बात ये देखोगे कि जो यानी जो एक्सपोर्ट हो रहा था, एक्सपोर्ट में हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पे ब्रिटिशर्स अपना एक्सपोर्ट फ्री में करा चार्जेस उस पर लगा देते हैं ताकि हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह है वो एक्सपोर्ट ना कर पाए उतने सस्ते दामों में।
इंपोर्ट वो क्या करते थे कि पूरी तरीके से फ्री इंपोर्ट करा लेते थे, तो उनका काफी बेनिफिट हो जाता था। फिर कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, अब एक तरफ तो हमारा इंडियन प्रोडक्ट था, दूसरी तरफ हमारा ब्रिटिश प्रोडक्ट था। इंडियन प्रोडक्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट से कंपीट इसलिए नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ द रीजन की जो ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट था वो पूरी तरीके से उनकी फैक्ट्रियों में उसका प्रोडक्शन हो रहा था। उसके साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट को जो बेनिफिट मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि यहाँ पे रेलवे जो था सप्लाई चेन में काफ़ी ईज प्रोवाइड कर रहा था, काफ़ी आसानी से वो सामान को हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में बहुत ईजिली लेके जा पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका सामान सस्ता भी पड़ रहा था। इसमें एक और बात है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब देखिए यहाँ पे दो फोटोज का जो मैंने कंपैरिजन किया है वो इसी वजह से है कि एक जो सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, वो सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी लोग अब धीमे धीमे ट्रेडिशनल क्लोथ से धीमे धीमे ब्रिटिश क्लोथ की तरफ मूव करने लगे, जिसकी वजह से ब्रिटिश डिमांड भी बढ़ी और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी झटका देखने को उस दौर में मिला था। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो मैंने आपके साथ किया, जिसमें हमने बात किया इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स के ऊपर कि कैसी थी इंडियन इकोनॉमी। दूसरी मैंने बात किया कि ब्रिटिशर्स के दौर में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था, और तीसरी जो बात की मैंने इस चीज़ पे बात किया कि ब्रिटिश दौर में हमारा जो ब्रिटिश गुड्स था, इंडियन गुड्स को कैसा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर। दोनों लेक्चर्स में, पहले और दूसरे लेक्चर में, मैंने इसी पे बात की है कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के दौर में कैसी थी, उसका क्या हाल था। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन एंड होप सो कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ में शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस सेकंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू एवरीवन।